हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबेहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर के। आज हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अशोक के धम्म, यानी अशोक की जो धम्म नीति थी, क्या वो रियल थी या मानवीय भावना थी, या उसने धर्म के प्रभाव में आके शामिल किया अपने आप को, या एक सुदृढ़ राजतंत्र था। क्या था अशोक का धम्म, और अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों, ये भी जानेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है अशोक की धम्म नीति से रिलेटेड। धम्म नीति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना। दो तीन पॉइंट इसके होंगे। दूसरा माना जाता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र, या कह सकते हैं कि राजनीति को बेहतर करने के लिए अशोक ने बनाया था, यानी एक राजतंत्र, सुदृढ़ राजतंत्र था, सुदृढ़ राजतंत्र था। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो मानवीय भावना का, मानवीय भावना का जागृत होना, मानवीय भावना का जागृत होना। तीन तरह की इसकी बातों को लेकर के चला। जैसे अगर हम लोग सबसे अच्छे और इतिहासकार के रूप में अशोक के शासन काल में अगर देखें तो एक मतलब होता है ना कि बहुत सुदृढ़ तरीके से इतिहास को लिखना, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इनका रोमिला थापड़ का। इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि क्या अशोक ने वाकई बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये सवाल है। ठीक है, तो क्या उसने धम्म नीति का पालन किया, क्योंकि वो लिखती हैं ऐसा कि अगर अशोक सच में बौद्ध के धम्म नीति का पालन कर रहा था तो उसने अपने सारनाथ स्तंभ लेख में क्यों लिखवाया कि मैंने अभी सिर्फ शस्त्र रखे हैं, हथियार नहीं छोड़, सॉरी, हमने सिर्फ शस्त्र रखा है, सेना अभी भी है हमारे पास। अशोक ने अपने सारनाथ स्तंभ लेख में लिखवाया है इस चीज को। और अगर लिखवाया है तो ये चेतावनी है, और ये चेतावनी उसने क्यों दिया होगा कि जब अशोक धम्म नीति में पालन करने लगा, धम्म के थ्रू अपने आप को मोड़ दिया, थोड़ा शांत प्रवृत्ति का हो गया, तो आसपास के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका उदय होने लगा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। और जब वो स्वतंत्र होने लगे होंगे तो अशोक ने इस स्तंभ लेख को लिखवाया होगा, ये चेतावनी दिया होगा कि मैंने अभी शस्त्र रखे हैं, सेना अभी भी हमारे पास है ना। तो जैसे मान लो इंडियन आर्मी अभी आज के समय में अगर इस तथ्य को रिलेट किया जाए तो हमारे प्रधानमंत्री तो शस्त्र उठाते नहीं है कभी, राष्ट्रपति कभी शस्त्र उठाते नहीं है, सेना लड़ती है ना, तो सेना ही तो सब कुछ करती है। ये बात इस बात को तय करता है। रोमिला थापड़ का ये पहला व्यू है। दूसरे व्यू की अगर हम लोग बात करें कि रोमिला थापड़ लिखती हैं कि अशोक ने अगर बौद्ध धर्म को अपना लिया तो वो सम्राट ही क्यों रहा अंततः, उसने बौद्ध भिक्षुक का रूप क्यों नहीं लिया, भिक्षा पात्र क्यों नहीं अपनाया, सवाल भी है। और इनका सवाल बिल्कुल लॉजिकल है, सही भी है। तीसरा ये है कि उसने अगर बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक ने तो शैव धर्म को छोड़ा नहीं था। और इस बात का प्रमाण ये है कि उसने शुरू से लेकर के बाद तक के अभिलेखों में देवनाम प्रिय, देवताओं के प्रिय जैसी उपाधियों को धारण किया। तो देवताओं के प्रिय, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो देवता थे नहीं, शैव धर्म में थे, तो देवताओं के प्रिय अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो अभी भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था, शैव धर्म की तरफ ही था, तभी तो देवनाम प्रिय था, है ना, देवताओं का प्रिय था। दूसरा ये कि बोला जाता है कि बौद्ध धर्म में आने के बाद अहंकार और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, अशोक के अंदर अभी भी था। जैसे उसने अपने 13वें कलिंग प्रज्ञापति लेख में लिखवाएगा कि सभी प्रजा मेरी संतान है, कोई डरे नहीं, कोई सहमे नहीं, है ना। क्यों लिखवाएगा, सभी प्रजा मेरी संतान है, मतलब मैं पूरे साम्राज्य का पिता हूँ। ये भावना अभी भी उसके अंदर थी कि सबको संचालित मैं कर सकता हूँ। ये इस बात का प्रमाण है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। यानी ये कह सकते हैं कि मानवीय चेतना का उदय हुआ, और राजनीतिक या विदेश नीति को मजबूत करने के लिए इसने बौद्ध धर्म का पालन किया। शांतिपूर्वक 8 राज्यों में अपने जो अभियुक्त होंगे उनको भेजेगा, धर्म का प्रचार प्रसार कराएगा ताकि उनके साथ कनेक्ट हो सके। वो एक विदेश नीति हो सकती है, धर्म नहीं हो सकता, ऐसा रोमिला थापड़ कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर मानवीय भावना पे थोड़ा सा फोकस हम लोग करते हैं तो इसमें क्या कहेंगे, जैसे आप अशोक के शिलालेखों में, पहला शिलालेख में आप देखोगे कि लिखा हुआ है पशु हत्या पे रोक लगा देगा। पशु हत्या पे सिर्फ आम जन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। उसमें लिखा है, उसके पहले शिलालेख के दूसरे वाले कॉलम में लिखा गया है कि आप अभी भी राजघराने के लिए 2 मृग और 1 मोर रोज मारे जाएंगे। तो कौन खाता था, राजा और राज के परिवार,
तो कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रूफ है कि मानवीय भावना उसके अंदर जन्म लिया, लेकिन अभी भी शैव धर्म को छोड़ा नहीं था और ना ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। दूसरा ये है कि अशोक ने जो है चौथे शिलालेख में बोलेगा कि गुरुजनों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्रेम करो। ये एक शिष्टाचार और नैतिकता की भावना थी, लेकिन धम नहीं था, है ना। शिष्टाचार और नैतिकता हो सकता है। मानवीय भावना की अगर हम लोग बात करें तो कलिंग युद्ध के बाद जब निकलेगा टहलने के लिए तो देखता है कि पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, इस तरह की चीजें देखता है। कोई किसी को पानी चाहिए, कोई भूख से बिलख रहा है, अलग अलग स्थितियों का आकलन करता है। जब एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पानी के लिए पानी पानी करता रहता है और उसके प्राण बिल्कुल निकलने वाले होते हैं। अशोक सोचता है कि हम पानी ले जाकर के उसके मुंह में डाल दें ताकि आसानी से उसके प्राण निकल सके। और जब पानी लेने के लिए मटका उठाता है तो वो मटका भी खून से भरा रहता है। सोचता है ऊंजरी से, मतलब ये इस तरह से हाथ से पानी रोक के उसके मुंह में डाल दूं तो नदी का पानी भी पूरी तरह लाल होता है। इस तरह की घटनाओं को देख करके उसका हृदय पूरी तरह परिवर्तित जरूर हो जाता है, मानवीय भावना का उदय जरूर होता है। क्योंकि इससे पहले वाले इसमें आप देखोगे अशोक के, तो अशोक को चंड अशोक कहा गया, क्योंकि अशोक कम और उसकी तलवार ज्यादा बोलती थी, तो इसलिए उसको चंड अशोक कहा गया। क्योंकि कलिंग युद्ध भी इस बात का परिणाम है कि अशोक चंड अशोक था। रीजन, क्योंकि अगर इतना वो नहीं होता तो इस तरह के आक्रामक युद्ध नहीं होते। प्राचीन इतिहास में अभी तक का सबसे भयानक युद्ध था ये कलिंग युद्ध, और इवन प्राचीन इतिहास में इस तरह का दोबारा युद्ध होगा भी नहीं जितना भयानक था कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध भयावह था, डरावना था। उसके बाद पूरा राजपाट एकदम, महाभारत के बाद बोला जाता है दूसरा ऐसा युद्ध था जो इस तरह का हुआ। सोचिए कितना भयानक रहा होगा ये वो युद्ध कलिंग का। इसीलिए अशोक को चंड अशोक कहा गया। लेकिन हाँ, कलिंग के बाद उसके अंदर मानवीय भावना का उदय हुआ। मैं लिख देती हूँ। फिर उसके अलावा दूसरा क्या है, हम लोग तो ये कह सकते हैं कि शिष्टाचार पे बल दिया, है ना, शिष्टाचार पे, नैतिकता पे। लेकिन अभी भी इस धम्म का पालन उसने नहीं किया। सिर्फ ये कह देना कि अब भेरी घोष नहीं धम्म घोष होगा, सातवें शिलालेख में बोलेगा, ये उचित नहीं था। उसके अलावा राजनीतिक, ये सिर्फ राजशाही शासन को चलाने, क्योंकि जनता क्या थी, बहुत बड़ी थी। सेना ही 6 लाख थी तो साम्राज्य कितना बड़ा होगा और लोग कितने होंगे आप सोचिए। तो इतना बड़ा साम्राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए, शांति नीति का पालन करने के लिए उसने बौद्ध के नियमों को फॉलो अप किया, ना कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, ऐसा रोमिला थापड़ का तर्क है। और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, वास्तविकता भी है इसी में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अशोक, जब भी अशोक के आलोचनात्मकता को लेकर के और या उसके शिलालेख से रिलेट करके इस तरह के सवाल अगर मेंस में पूछता है तो आप इस तरह के व्यू उसमें दे सकते हैं, और इतिहासकारों के व्यू के साथ रोमिला थापर सबसे सटीक बैठेंगे इसमें, इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक कि अशोक की धम्म नीति क्या थी या आपने समझ गए होंगे कि वो एक सुदृढ़ राजतंत्र था, ना कि बौद्ध धम्म था, ना कि धम्म की नीति का पालन था। ठीक है, ये प्रीलिम्स तक ठीक है फैक्ट, लेकिन मेंस पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट में आप ये पॉइंट आपके बहुत बड़े योगदान देंगे। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे, और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा।